राहुल राजपूत की हत्या पर सबसे बड़ी गवाही। मैंने सुने 5 पकड़े गए, 5 क्यों पकड़े गए? 8 थे जब। 18 साल के राहुल की जिंदगी पर कट्टरता का ग्रहण। 5 से 8 तारीख को ही पकड़े गए थे, 10 तारीख के वो 3 कहाँ है अब तक? मजहब के नाम पर राहुल राजपूत को मार डाला। क्या कर रही है पुलिस? जिस गली में इंसिडेंट होता है उसी गली के बाद छोटा सा पुलिस स्टेशन है। पुलिस मुस्तैद होती तो बच जाती राहुल की जान। कोई हेल्प नहीं करता उसकी, कहते हम क्या करें? राहुल को न्याय दिलाने के लिए जी न्यूज की मुहिम। मैं कहती हूँ आप चलो, राहुल को मार रहे हैं। दोस्त बोलेगी राहुल को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। दिल्ली के राहुल की दोस्त ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पुलिस पर बड़े सवाल किए। लड़की ने कहा कि पुलिस चाहती तो राहुल को बचा सकती थी। इतना ही नहीं, पिटाई के लिए धोखे से राहुल को बुलाया गया। और तो और लड़की ने यह भी बताया कि पुलिस के मुताबिक घर वाले उसे भी मारना चाहते थे। अठारह साल के राहुल को किस बेदर्दी से पीटा गया। आईएएस बनने का सपना कैसे मजहबी कट्टरता के आगे दम तोड़ गया। कैसे दिलों के रिश्ते पर मजहबी सोच की कट्टरता भारी पड़ गई। राहुल की दोस्त बोलेगी, मौत के राज खोलेगी। मुझे मेरा राहुल चाहिए बस। कितनी उम्मीदें थी, एक साथ जिंदगी जीने का सपना था, लेकिन इन खुशियों को मजहबी कट्टरता वाली सोच ने ग्रहण लगा दिया। इन तस्वीरों को देखिए। राहुल अपनी दोस्त के साथ जा रहा है, बिना ये सोचे समझे कि जिनसे मुलाकात करनी है उनका मंसूबा कितना खतरनाक है। साथ में राहुल की दोस्त भी है जिसे इस खूनी मुलाकात का जरिया बनाया गया। आखिर क्यों राहुल अपनी जान के दुश्मनों से मिलने गया, ये आप राहुल की दोस्त से सुनिए। वो कहते राहुल का नंबर नहीं लग रहा। मैं बताती हूँ, उसकी मम्मी ने उसका फोन बेच दिया है। उसके पास नंबर नहीं है। कहते कोई अदर नंबर है तो दे, मैं उसकी चाची का नंबर देती हूँ। 2 मिनट में चाची के नंबर पे कॉल आती है राहुल को। राहुल बात करता है अच्छे से, कहते भाई 5 मिनट के लिए मिलना है, ट्यूशन के रिगार्डिंग बात करनी है। कॉल कट हो जाती है। राहुल की दोस्त का भाई और उसके साथी खतरनाक मंसूबा पाले हुए थे, लेकिन इससे अनजान दोनों मिलने पहुंचे और फिर शुरू हो गई मारपीट। राहुल मुझसे कहता है चलना है या नहीं चलना। मैंने बोला 5 मिनट की बात है, चल लेते हैं। मैं बाहर निकल के राहुल के कहने पे शहनवाज को कॉल करती हूँ, कहती हूँ 5 मिनट के लिए वो मिल लेगा। हम पहुंचते हैं, उसके 5 मिनट बाद वो आता है, फिर मारना शुरू कर देते हैं मेरे राहुल को। मैं बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बचा नहीं पाती हूँ मेरे राहुल। पुलिस कोई हेल्प नहीं करती। राहुल की दोस्त को फिलहाल नारी निकेतन में रखा गया है, क्योंकि राहुल की दोस्त को आदर्श नगर थाने के एसएचओ ने बताया है कि उसकी जान को घर वालों से खतरा है। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मुझे बताया है मुझे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा राहुल चाहिए बस। एक परिवार में मातम है। एक दोस्त की आंखों में आंसू है और इन आंसुओं का हिसाब तो होना ही चाहिए। राहुल की मौत नहीं हुई, उसकी हत्या की गई है। उसे इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई।
लेकिन इस दुखद कहानी में कई और सवाल छिपे हैं और एक सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों को लेकर भी है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल राजपूत की मौत टीआरपी के खेल में उलझे चैनलों के लिए कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन जी मीडिया के लिए रेटिंग बढ़कर राष्ट्र प्रेम है। और राहुल राजपूत की मौत एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरे देश को सोचने की जरूरत है, क्योंकि हाथ किसी के भी हों, लेकिन 18 साल के राहुल को धार्मिक कट्टरता की सोच ने मारा है और इस कट्टर सोच को कुचलना राष्ट्र प्रेम है। लेकिन इस मामले में पुलिस वालों पर भी उंगली उठ रही है। क्या कुछ पुलिस वाले अगर फर्ज नहीं भूलते तो बच जाता राहुल? क्या कुछ पुलिस वाले अगर मुस्तैद होते तो राहुल की जान नहीं जाती? 7 अक्टूबर के दिन राहुल की बेरहमी से पिटाई हुई। राहुल की दोस्त के सामने उसके भाई और साथियों ने राहुल को बुरी तरह पीटा। राहुल की दोस्त का कहना है कि राहुल के पेट में पहले से ही दर्द रहता था और राहुल को उसी जगह बार बार चोट पहुंचाई गई। के बारे में बुला के बहुत मारते हैं। मैं उसको कहती भी हूँ अपने सारे कजिन और भाई को कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे मत मारो। कोई नहीं सुनता, उसको मारते रहते हैं। उसके स्टमक में ऑलरेडी पेन होता पहले से, उसी जगह पे मारते हैं उसे। राहुल की दोस्त चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वो अपने भाई और उसके दोस्तों से राहुल को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन उनको तरस नहीं आया। तो भागी भागी राहुल के दोस्त पास की पुलिस चौकी में भी पहुंची, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। मैं बचाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बचा नहीं पाती हूँ मेरे राहुल। पुलिस कोई हेल्प नहीं करती। जिस गली में इंसिडेंट होता है उसी गली के बाद छोटा सा पुलिस स्टेशन है, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास। कोई हेल्प नहीं करता उसकी। कहते हम क्या करें? अच्छा, पुलिस वाले भी अच्छा पुलिस वालों के पास आप गए थे? हम क्या करें अगर लड़ाई हो रही है तो? मैं कहती हूँ आप चलो, राहुल को मार रहे हैं। कोई नहीं सुनता। मैं वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करती हूँ, उसके बाद वहाँ से हेल्प मिलती है। राहुल घर जा चुका होता है तब तक। तो क्या अगर पुलिस वाले मुस्तैद होते तो राहुल की जान बच जाती? आदर्श नगर थाने में वो कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया? ये बड़े सवाल हैं, लेकिन राहुल की दोस्त इससे भी बड़ा और गंभीर आरोप लगा रही है। उनका दावा है कि राहुल की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक सिर्फ 5 आरोपियों को पकड़ा है, जबकि वारदात में 8 लोग शामिल थे। और मैंने सुने 5 पकड़े गए। 5 क्यों पकड़े गए? 8 थे जब। 5 तो 8 तारीख को ही पकड़े गए थे। 10 तारीख है, वो 3 कहाँ है अब तक? क्या कर रही है पुलिस? अच्छा, ये जो 3 लोग हैं, ये मतलब ये आपके जानने वाले हैं? नहीं, मुझे लुक वाइज पता है, लेकिन मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं पता। एक के बारे में खबर डिटेल भी दी, यहाँ पे रहता है। एड्रेस एग्जैक्ट नहीं पता था, कह रहा है इस ब्लॉक में रहता है, आप जाओ। पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा। बताने पुलिस क्या कर रही है? तो सवाल ये कि क्या पुलिस कुछ आरोपियों को बचा रही है? राहुल की दोस्त ने कई और नामों का भी खुलासा किया है जो नाबालिग भी हो सकते हैं, इसलिए हम उन नामों को आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन राहुल को इंसाफ दिलाने के लिए हम ये नाम पुलिस वालों को जरूर बताएंगे। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात पटना की करेंगे। पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि बघार में एक युवक का शव पड़ा था, पास में एक शादीशुदा महिला भी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। लोगों ने जब दोनों को बघार में पड़ा देखा तो खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने बेहोशी की हालत में पड़ी महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि मृत पुरुष और महिला दोनों पहले से शादीशुदा थे, दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों घर से भाग गए और शादी कर ली। मामला पुलिस में भी दर्ज हुआ था, लेकिन फरार होने के 4 महीने बाद दोनों बघार में मिले। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
लाल ठाकुर मकमीपुर सर यहाँ दुकान खोले हुए थे दाढ़ी हजामत से। अब सैलून सर उसी में परिचय हो गया, लोग का ताड़ी कुछ पिया, इसके बाद विवाद कर लिए। तो यहाँ 4-5 साल से दुकान खोले हुए हैं लालगंज से। हैं यहाँ रहते थे, दोनों प्रेम कर लिए। प्रेम करने के बाद में यहाँ से दोनों यहाँ से चल दिए और लगता है कि मोटा मोटी 3-4 महीना के बाद आया, दोनों जहर खा के मर दिए सिकंदरपुर बाद में। साथ लेके गया, साथ में भगा के लेके गया है। यानी जो आगे साथ में जो पुरुष मिला है शंकर ठाकुर, लाल ठाकुर, हाँ वही उर्फ लाल ठाकुर, तो क्या वो साथ में यानी लेकर गया था? कब? अच्छा 4 महीना पहले। आपको विशेष जानकारी नहीं है? हाथरस मामले में हो रही जांच एक ऐसी रहस्यमयी महिला पर आकर टिक गई है जो अचानक आई और अचानक गायब हो गई। पुलिस हैरान थी, एसआईटी परेशान थी। वो ये सोच रहे थे कि आखिर वो कौन थी जो पीड़ित परिवार के साथ हर समय साथ रही, और जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो गायब हो गई। हाथरस केस के बहाने यूपी को जलाने की साजिश रची गई। हाथरस मामले ने यह बता दिया कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा के बीज बो रहे हैं। इस मामले में क्या नहीं हुआ, रेप की अफवाह फैलाई गई ताकि लोग हिंसा पर उतारू हो जाएं। जीभ काट लेने की झूठी खबरें फैलाई गई ताकि सामाजिक ताने बाने का आशियाना घृणा की लपटों में तहक हो गई। इस साजिश की कई परतें खुली। तो क्या एक महिला जो पीड़िता के नाम पर गुस्से में कुछ भी कर गुजरने की बात करती थी, उसकी तलाश शुरू। पुलिस को न इसके नाम की जानकारी थी, ना ही इसका पता मालूम था। पीड़िता के परिवार को भी खबर नहीं थी कि वो कौन है। जैसे ही पुलिस ने पीड़ित परिवार के लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की, वैसे ही महिला गायब हो गई। किसी को भी नहीं पता था वो कहां गई। पीड़िता के परिवार के यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगते ही गायब हुई। कोई भी राजनीतिक या सामाजिक प्रतिनिधि मंडल आता था तो ये महिला परिवार के साथ मौजूद रहती थी। लेकिन जैसे ही प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए और पीड़िता के घर में रह रहे लोगों के नाम लिस्ट में दर्ज किए, वैसे ही ये महिला गायब हो गई। जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन थी। पुलिस के साथ एसआईटी ने भी महिला की तलाश शुरू की, क्योंकि हाथरस मामले की आड़ में हिंसा और जातीय दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसकी वजह से पीड़िता के परिवार के साथ हर व्यक्ति की मौजूदगी एक सवाल थी। और जांच शुरू होते ही अचानक गायब हो जाना शक में बदल गया। इस महिला की तलाश में जबलपुर तक पहुंची एसआईटी की जांच। हाथरस मामले में इस महिला के कनेक्शन के लिए एसआईटी जबलपुर तक पहुंची। अब इसकी पहचान और ये तलाश पूरी हो चुकी है। अपनी अलग अलग पहचान बताने वाली ये महिला जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राजकुमारी बंसल है। ये फॉरेंसिक विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है। जी मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने माना कि वो हाथरस के पीड़ित परिवार के घर में रह रही थी, लेकिन ना तो वो पीड़िता के रिश्तेदार हैं और ना ही उनका कोई नक्सल कनेक्शन है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, परिजनों ने भी ऐसा कभी नहीं बोला है कि ये भाभी हैं और दंगा भड़काने के लिए कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मैं केवल अकेले गई थी, मैं मानवता के तौर पे वहाँ पर गई थी। और बाकी मैं जो भी आगे की जांच में मैं पूरा सहयोग करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लियर हो चीज़ें और देश पूरा देखे कि सच्चाई क्या है। आरोपी महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल के मुताबिक वो छुट्टी लेकर 4 दिन तक पीड़ित परिवार के घर रही थी और परिवार की आर्थिक मदद भी की ताकि उनका मनोबल बढ़ा सके। मैंने जब बताया कि मैं यहाँ अकेले आई हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे आई हूँ, मैं बहुत विचलित थी पिछले 3-4 दिन से और मेरे को आना ही पड़ा, क्योंकि आप लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, नज़रबंद कर रखा था आप लोगों को। तो फिर मुझे लगा कि मैं आना चाहिए, तो मैंने सारी चीज़ें बताई। तो उनको लगा कि चलो इस बेटी ने इतना साहस किया है, इतना रिस्क लेके यहाँ तक आई है, तो फिर उनको अच्छा लगा। हाथरस कांड में रहस्यमयी महिला के बारे में जब परिवार से पूछा गया तो पीड़िता की भाभी ने इस महिला को रिश्तेदार बताया। उनके रिश्ते में तो जो भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो अब ये भोपाल से, अहमदाबाद से, जो मुंबई से सारे लोग आएंगे, तो सभी ऐसा घोषित कर दिया। वहीं हाथरस मामले में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर राजकुमारी बंसल का नाम आने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप ने शो कॉज नोटिस जारी करने की बात कही। डॉक्टर राजकुमारी बंसल 3 तारीख से 6 तारीख तक सीएल की एप्लीकेशन देकर फार्माकोलॉजी विभाग में गई थी। उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। हाथरस मामले में एजेंसियों की जांच में इस महिला की संदिग्ध मौजूदगी और अचानक गायब होने के रहस्य को सुलझाया तो गया, लेकिन ये महिला जबलपुर से वहां क्यों आई और अचानक क्यों चली गई, ये अभी भी एक सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।